हूं मुक्ता, स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग जो है समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे शॉर्ट में UCC के नाम से जाना जाता है, की चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक देश एक कानून व्यवस्था, वन नेशन वन लॉ की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे ही समान नागरिक संहिता लागू करने का मुद्दा भारत में उठता है तो भारत दो गुटों में बढ़ जाता है। एक तो ऐसा गुट जो समान नागरिक संहिता लागू करना चाहता है और एक ऐसा गुट जो समान नागरिक संहिता लागू नहीं करना चाहता है। साथ ही साथ ये एक राजनीतिक एजेंडा भी बन जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को कहते आ रही है कि आप देश में समान नागरिक संहिता लेकर आए। तो जानेंगे समान नागरिक संहिता होता क्या है, समान नागरिक संहिता के इतिहास के बारे में जानेंगे, फिर उसके हम लोग पक्ष विपक्ष की चर्चा करेंगे, फिर समान नागरिक संहिता के बारे में हम लोग थोड़ा सा सुझाव की भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, होता क्या है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जैसे ही नाम से स्पष्ट है, समान नागरिक कानून, सभी धार्मिक संप्रदाय जाति के लिए एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए, एक नागरिक कानून व्यवस्था होनी चाहिए। नागरिक कानून मतलब कि चाहे वो विवाह का मुद्दा हो गया, उत्तराधिकार का मुद्दा हो गया, संपत्ति का मुद्दा हो गया, बच्चे गोद लेने का मुद्दा हो गया, विरासत, ये सारे मामले जो है नागरिक कानून के अंतर्गत आते हैं। तो सभी नागरिक कानून में सभी धार्मिक संप्रदाय धर्मों के लिए जातियों के लिए एक समान नागरिक कानून होना चाहिए देश में। अभी सिचुएशन क्या है, अभी जो है सारे नागरिक कानून जो है सभी धर्मों के पर्सनल लॉ के हिसाब से डिसाइड होते हैं। जैसे कि मुस्लिम का पर्सनल लॉ शरीयत है, तो उनके शरीयत के हिसाब से उनके नागरिक कानून डिसाइड होते हैं, जैसे विवाह, उत्तराधिकार, ये सारे मामले जो है उनके पर्सनल लॉ के व्यक्तिगत कानून के हिसाब से डिसाइड होते हैं। वैसे हिंदुओं के लिए उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से सारे नागरिक कानून डिसाइड होते हैं। अगर मैं बात करूं कि संविधान में समान नागरिक संहिता को कहाँ पे रखा गया है, तो भाग 4, संविधान के भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है, उनके आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता को रखा गया है। क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व है, इसीलिए इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। भारत में गोवा इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, ये तो हो गया समान नागरिक संहिता होता क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, भारत में दो तरह के कानून लागू होते हैं, एक तो आपराधिक कानून और दूसरा है हमारा नागरिक कानून। आपराधिक कानून जैसे क्रिमिनल लॉज कह सकते हैं आप, जैसे कि रेप, हत्या, चोरी, डकैती, ये सारे मुद्दे जो है आपराधिक कानून के अंतर्गत आते हैं। आपराधिक कानून में समान नागरिक संहिता लागू है, मतलब कि सभी धर्म, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, सभी में आपराधिक कानून एक समान लागू होते हैं। जैसे किसी धर्म के किसी व्यक्ति ने, मुस्लिम धर्म के व्यक्ति ने अगर किसी की हत्या कर दी हो तो उसके लिए समान आपराधिक कानून है। अब बात करते हैं हम लोग नागरिक कानून की। तो नागरिक कानून में सारे विवाह, उत्तराधिकार, बच्चे गोद लेना, संपत्ति, विरासत, ये सारे मुद्दे जो है नागरिक कानून के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। बात इसी नागरिक कानून की हो रही है कि इसी नागरिक कानून में समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, क्योंकि आपराधिक कानून में तो ऑलरेडी समान नागरिक संहिता लागू है। सारे जो समान नागरिक कानून हैं उनके सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानून के हिसाब से तय होते हैं। ये तो हो गया कि भारत में दो तरह की कानून व्यवस्था लागू है। अब हम लोग चलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब कि इतिहास में जहाँ से समान नागरिक संहिता लागू करने की बात होती आ रही है। बात कर ले हम 1835, जिसमें ब्रिटिश सरकार का रूल था भारत में। उस समय जो ब्रिटिश सरकार ने ये फैसला लिया कि सारे अनुबंध, कानून और सबूतों को एक जगह जो है संहिताकरण कर दिया जाए, एक जगह लाकर संहिताकरण कर दिया जाए। लेकिन इसमें जो हिंदू और मुस्लिम के जो व्यक्तिगत कानून थे या पर्सनल कानून थे, उसे इस संहिताकरण में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया, ये उनका फैसला था। फिर आता है 1864, जिसमें एंग्लो लॉ लाया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एंग्लो लॉ लाया गया, जिसमें जो है महिलाओं के अधिकारों की बात ही नहीं की गई। फिर जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में, फिर आता है 1956 का हिंदू कोड बिल, जिसमें हिंदू महिलाओं को काफ़ी राइट्स दिया गया, उनका अधिकार दिया गया, उनको जो है संपत्ति, तलाक, विवाह, इन सारे चीज़ों में बहुत सारे अधिकार मिले। इस हिंदू के अंतर्गत बौद्ध, सिख और जैन धर्मों को भी शामिल किया गया। लेकिन इस हिंदू कोड बिल में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से JP कृपलानी जो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ
विशेषज्ञ थे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हुए कहा कि आप मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की कोई चर्चा ही नहीं की गई थी हिंदू कोड बिल में। फिर आता है 1985 का शाहबानो केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर दबाव डाला कि आप देश में समान नागरिक संहिता लागू करें करके। फिर उसके बाद जो है जैसे बीजेपी की सरकार आती है तो उन्होंने समय समय पर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, अनुच्छेद 370 हटना हो गया जम्मू कश्मीर में। उसके बाद लोगों की लगा कि अब समान नागरिक संहिता की बारी, कि अब सरकार जो है समान नागरिक संहिता लागू करने की बात जारी करेगा देश में। फिर आता है 2017 का मुद्दा, जिसमें सायरा बानो का केस हुआ था, जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने संसद में को जोर दिया कि आप समान नागरिक संहिता लागू करें देश में। फिर उसके बाद जो है ये मुद्दा अभी और जोर शोर से चल रहा है समान नागरिक संहिता लागू करने का। ये तो हो गया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम लोग चलते हैं इसके पक्ष विपक्ष में बात कर लेते हैं, क्या समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए, नहीं लागू करना चाहिए। जैसे ही समान नागरिक संहिता लागू करने की बात होती है तो कुछ समुदाय जो है इसे अपना हक छीनने वाला, अपने पहचान छीनने वाला, अपने व्यक्तिगत कानून में जो है दबाव, व्यक्तिगत कानून को छीनने वाला जो है बताते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम समुदाय का विरोध करते हैं यूसीसी का। लेकिन अगर देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को ही इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियों का विवाह का एज है वो फिक्स नहीं है। जैसे हिंदू में जो है लड़कियों का विवाह का एज फिक्स है 21, और वही लड़कों का 18 वर्ष, और लड़कों का फिक्स है आपका 21 वर्ष। लेकिन वही मुस्लिम समुदाय में लड़कियों का एज फिक्स ही नहीं है। अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो ये एज फिक्स हो जाएगा, क्योंकि सभी धर्मों के लिए समान कानून हो जाएंगे। फिर उसके बाद होता है बच्चे गोद नहीं ले सकते मुस्लिम समुदाय में। फिर आता है आपका उत्तराधिकार का मुद्दा। फिर आता है आपका जैसे ही तलाक होता है तो उन्हें गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता है। फिर आता है आपका ट्रिपल तलाक का मुद्दा। ट्रिपल तलाक का मुद्दा भले ही अब भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हो, इसे ख़त्म कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी किसी न किसी तरह से, किसी न किसी तरीके से मुस्लिम महिलाओं को तलाक दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं है। वही हिंदू महिलाओं को बहुत सारे राइट्स प्राप्त है। तो लेकिन समान नागरिक संहिता जैसे ही लागू हो गई तो ये सबके लिए समान नागरिक कानून बनने की वजह से मुस्लिम महिलाओं को भी बहुत सारे राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसकी पक्ष की तो सबसे पहला होगा हमारा लैंगिक भेदभाव खत्म हो जाएगा। लैंगिक भेदभाव कैसे खत्म हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही समान नागरिक संहिता लागू होगी, सभी धर्मों की महिलाओं के लिए एक समान कानून होंगे, चाहे वो हिंदू धर्म से लागू हो, मतलब कि समान नागरिक कानून लागू होंगे, और उन्हें उनके अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं होगा जो समान नागरिक संहिता लागू होगी। फिर उसके बाद जो है कानूनों का सरलीकरण और एकीकरण होगा। जैसे कि अभी क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्तिगत कानून होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को जजमेंट देने में काफ़ी लेट होता है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो है आम नागरिकों को भी बहुत सारे कानून होने की वजह से समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन समान नागरिक कानून आने से क्या होगा कि सभी लोगों को इसमें दिक्कतें नहीं होंगी और लोग जो है कानून का सरलीकरण करने में आसानी होगी। फिर आता है हमारा आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण के इस दौर में मतलब कि नए कानून बनने चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं, तो अभी जो है नए जनरेशन के हिसाब से अगर कानून बनता है तो इससे नई पीढ़ी पे काफ़ी असर पड़ेगा, उन्हें कानूनों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में कानूनों का आधुनिकीकरण होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया इसके पक्ष में तर्क। लेकिन हम लोग वही बात करें इसके विपक्ष में तर्क की, तो विपक्ष में तर्क की मैं बात करूं कि भारत जो है बहुत विविधतापूर्ण देश है। यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, बहुत जाति व्यवस्था यहाँ पे विविधतापूर्ण है। तो ऐसे में जो है क्या समान नागरिक संहिता लागू करना संभव है? क्योंकि आपको संविधान से धार्मिक स्वतंत्रता का राइट्स मिला हुआ है आर्टिकल 25 में।
आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। तो ऐसे में क्या धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध जाकर समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है? क्या कि सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद आता है हमारा कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें हिंदू धर्म में जो है अलग अलग विवाह परंपरा है। जैसे कि आप दक्षिण का ले लीजिए, दक्षिण भारत का, तो वहाँ पे जो है उनके रिश्तेदारों में ही विवाह कर दिया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। तो ये इस चीज़ का क्या होगा? फिर उसके बाद आदिवासी का जो परंपरा है, संस्कृति है, उनके जो रीति रिवाज है, क्योंकि वो अलग रीति रिवाज से विवाह करते हैं, तो इस मुद्दे पे भी उनका असर पड़ेगा। समान नागरिक संहिता लागू करने से उनकी संस्कृति पे असर पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से समान नागरिक संहिता का विरोध किया जाता है। चुनौतियाँ तो बहुत सारी है समान नागरिक संहिता लागू करने पे, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो सभी धर्मों के अगर समान नागरिक संहिता या फिर व्यक्तिगत कानून को हटाकर एक समान नागरिक संहिता लागू करने की बात हो रही है, तो इसमें बहुत सारी चुनौतियां होंगी। बहुत हिंसा का मुद्दा भी हो सकता है भारत में, क्योंकि धार्मिक मुद्दा है जिसकी वजह से बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है ये। फिर अगर बात करें तो कुछ सुझाव की, तो सबसे पहले तो है सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि वो सभी धर्मों के जो समुदाय है उनसे बात करे, जो बड़े अधिकारी है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे बात करें और उनके समुदाय से बात करके व्यक्तिगत कानूनों की बात करके इसे लागू करने की बात करें। साथ ही साथ जो है उनके पर्सनल लॉ को भी ध्यान में रखते हुए इसे लागू करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग बस इतना ही चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।